नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। आप लोग जो है एक बार शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आज फिर से हम पॉलिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और उसका पहला भाग आज हम देखेंगे। पॉलिटी में राज व्यवस्था में पहला भाग देखेंगे, उसमें हम देखेंगे संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, हमने संघ राज क्षेत्र के बारे में काफ़ी शॉर्ट में चीज़ें हमने डाल रखी हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो संघ राज क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संघ राज क्षेत्र पहला भाग देखिए ध्यान से। हमारा जो पॉलिटी है, तो हमने पॉलिटी में आपको बताया होगा शुरू में जो प्रस्तावना क्लास डाली, तो उसी में हमने बताया था कि पॉलिटी में 22 भाग हैं, ठीक है ना। जो हमारा मूल संविधान है उसमें 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं, उसी के सब डिवीज़न किए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला हम भाग देखेंगे, कौन सा भाग? फर्स्ट। तो भाग फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला कोई भी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला भाग हम देखेंगे। इसमें पहला भाग में जो देख रहे हैं भाग फर्स्ट है मेरा, ठीक है। इसका नाम क्या है? संघ और उसका राज क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज क्षेत्र। संघ मीन्स आप जानते हैं, संघ मीन्स यूनियन। देखिए अगर हम इस पे बात करें, संघ पे बात करें, तो एक चीज़ हमें बखूबी पता होना चाहिए। अगर हमने संघ की बात करी तो इसको हम संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। इसी के पैरेलल में अगर इसके समकक्ष में अगर कोई और देश है तो उसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि संघ शब्द को हमारे संविधान में यूनियन इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया, जबकि अमेरिका के संविधान में हमने क्या शब्द यूज़ किया है? फेडरल। कौन सा यूज़ किया है? फेडरल। फेडरल यूज़ किया है। देखिए हमारे संविधान में फेडरल शब्द यूज़ नहीं है, हमारे संविधान में क्या है? यूनियन शब्द है। लेकिन हिंदी में अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। यहाँ भी इसका क्या मतलब है? संघ, यूनियन का। और यहाँ पे संघ का मतलब संघ, ठीक है ना। मतलब यहाँ अगर देखेंगे तो भारत के अगर नजर देखेंगे तो भारत है ना, वो राज्यों का एक क्या है? संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है ना। और अमेरिका में देखेंगे तो राज्यों का संघ वो भी है, लेकिन वहाँ पे संविधान में हमने वहाँ के अमेरिका के संविधान में किसका यूज़ किया? फेडरेशन शब्द का यूज़ किया, या फेडरल शब्द का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? फेडरल शब्द का यूज़ किया। और हमारे संविधान में किसका यूज़ किया? यूनियन शब्द का यूज़ किया है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो इसको थोड़ा बारीकी से अगर समझें कि हमारे यहाँ हमारे संविधान में संघ क्यों यूज़ किया गया, उसके पीछे क्या कारण है, इसके क्या इसके पीछे रीजन है, या इसके पीछे क्या पॉलिटिकल है ना सेनेरियो है, वो उस भी समझते हैं। जो पॉलिटिकल्स है उस चीज़ को समझते हैं। और अमेरिका के संविधान में ऐसा क्या है? देखिए बहुत ही आप अगर बारीकी तरीके से समझें इसको, तो ये इसका बहुत ही सीधा साधा कॉन्सेप्ट है कि हमने संघ यूज़ किया, तो हमने भारत में जो राज्य हैं, मतलब अगर हमने शुरू में ही कहा था कि भारत में जो टोटल 562 रजवाड़े हुआ करते थे, तो हमने वो विलय किए हैं सारे। क्या है? एक पोलाइटली, एक सहिष्णु होकर, एक सहिष्णुता से हमने उनको क्या किया? विलय किया है। हमने तानाशाही तरीके से उनको राज्यों को भारत में विलय नहीं किया है, क्योंकि पटेल जी ने बहुत ही सहजता, बहुत ही नम्रता के साथ भारत में विलय किया था। देखिए मिले इसलिए किया था क्योंकि ऑलरेडी अगर इतिहास पढ़ें हम, अगर मध्यकालीन इतिहास पढ़ें, तो भक्ति आंदोलन में जो चल रहा था मध्यकालीन इतिहास में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो भारत जो अखंड भारत है, अखंडता मतलब भारत की मिट्टी है, तो वो पूरी मिट्टी जो है ना वो भारत की ही है। क्योंकि भारत पहले खुरासान मतलब अफगानिस्तान का पूरा नाम, खुरासान से लेकर अगर देखेंगे म्यांमार तक ये भारत ही फैला था। तो भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो हमने जो राज्य है ना, राज्यों को क्या किया? मिलाया है, हमने विलय किया है। सहानुभूति से, नम्रता से, एकदम पोलाइटली तरीके से उनको क्या किया है? भारत में विलय किया है। हमने कोई तानाशाही तरीके से विलय नहीं किया है। तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो इसलिए जो राज्य हैं, ठीक है ना, जो राज्य हैं वो केंद्र से बंधे हुए हैं, वो केंद्र से दूर नहीं जा सकते। हमने प्रस्ताव में बताया था कि अखंडता मीन्स एक भौगोलिक संकल्पना है, और भौगोलिक संकल्पना हमने क्या बताया था कि राज्य केंद्र से बंधे हुए हैं, केंद्र से दूर नहीं जा सकते हैं। चाहे कितनी भी पूर्ण बहुमत सरकार आ जाएगी, लेकिन राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमेरिका में अगर देखें तो ऐसी व्यवस्था कहाँ है? इंडिया में है। कहाँ है? इंडिया में है, भारत में है। ऐसी व्यवस्था कहाँ है? भारत में है। और ये हम शासन व्यवस्था देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये शासन व्यवस्था देख रहे हैं भारत की, ठीक है ना। और अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? अमेरिका में व्यवस्था है कैसी? फेडरल। मतलब अगर शुरू में अगर देखेंगे तो अमेरिका में केवल 13 ही राज्य हुआ करते थे। कितने राज्य हुआ करते थे? 13 राज्य हुआ करते थे। तो 13 राज्य हुआ करते थे। बाद में अमेरिका में देखा जाए तो हाँ एक पॉलिसी चल रही थी कि राज्यों को ज़बरदस्ती जो है ना, ज़बरदस्ती तरीके से उनको विलय किया जा रहा था, उनके ऊपर अटैक किया जाता, मतलब पावर का यूज़ किया गया। और उन पावरों से जो है ना, यहाँ पे अतिक्रमण करके राज्यों को उसमें
ज़बरदस्ती अमेरिका में मिलाया गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पे 13 राज्य थे, तो बाद में अब कितने बन गए? 50। जैसे अगर चर्चा में इस समय चल रहा है तो 51वां राज्य भी चल रहा है कि 51 राज्य हो सकते हैं। तो अमेरिका में इसलिए है क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, और अमेरिका में क्या है? एकीकृत न्यायपालिका नहीं। भारत में अगर देखें तो यहाँ पे एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मतलब यहाँ पे अमेरिका में देखें तो राज्यों की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है। ठीक, केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता है। और जैसे इंडिया में देखें तो इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंडिया में एकल नागरिकता है। मतलब हम देखेंगे तो हमारे पास जो आधार कार्ड होता है उसमें लिखा होता है, ठीक है ना, कि भारत निर्वाचन आयोग, तो वोटर आईडी में पड़ा होता है, तो एक ही आधार है, सबके लिए एक ही आधार है, तो एक ही आधार कार्ड सबके लिए काम करता है। लेकिन अमेरिका में अलग अलग चलता है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, क्योंकि वहाँ पर जो राज्य हैं वो केंद्र से बंधे हुए नहीं है पूर्णतः, ठीक है ना, नियंत्रण नहीं है। लेकिन भारत में देखें तो सारे के सारे राज्य क्या हैं? केंद्र से बंधे हुए, दूर नहीं जा सकते हैं। इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ है, क्योंकि हमने यूनियन शब्द का यूज़ किया है, और यहाँ पे अमेरिका में क्या फेडरल शब्द यूज़ किया है, जिसका अर्थ भी संघ है या संघात्मक, और जिसका यहाँ पे अर्थ है संघ या संघीय। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। तो आगे समझते हैं, इसी बात को हम आगे समझते हैं। तो संघ का मतलब समझ में आ गया कि संघ क्या। तो क्या कह रहा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हमारे पहले भाग में क्या लेगा? संघ मतलब यूनियन, और उसके राज्य क्षेत्र, उसके जितने भी राज्य क्षेत्र है। तो हमारा जैसे यूपी देख ले तो उसका एक राज्य क्षेत्र है, किसका? संघ का, बंधा हुआ है, एकदम दूर नहीं जा सकता, हट नहीं सकता, अलग कोई देश नहीं बन सकता है। लेकिन अमेरिका में हो सकता है कोई अगर दिक्कत आ जाए, समझ मारा, क्योंकि वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, और हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, वहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई मामला अमेरिका में राज्य का है तो राज्य के हाई कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा, जबकि अपने के यहाँ क्या है कि हम निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो हमारे यहाँ न्याय की व्यवस्था बहुत ही ईजी है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका जो है ना, न्याय की व्यवस्था बहुत ही हार्ड है, कठिन है। इतनी बात समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें इसके अनुच्छेद देखते हैं। क्या देखते हैं? देखिए, भाग 1 है तो इसमें अनुच्छेद टोटल मिला के हमारे 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद दिए हैं। कितने दिए? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद दिए हैं इसमें? 1 से लेकर 4। ठीक, तो 4 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? 4 अनुच्छेद हैं। 1 से लेकर इसमें 4 तक अनुच्छेद दिए हैं। उन चारों अनुच्छेदों में राज्यों के बारे में वर्णन दिया है कि राज्य को कैसे शामिल करना है, या राज्य को कैसे हटाना है, या नए राज्यों को गठन कैसे करना। ये सारे के सारे पावर संसद के पास होंगे। तो पहले अनुच्छेद में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद पहले में देखेंगे, फर्स्ट भाग पहला पढ़ रहे हैं, और उसका नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और उसमें पहला अनुच्छेद देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला अनुच्छेद देखेंगे। तो पहले अनुच्छेद में क्या है? इंग्लिश में मैंने लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? इंडिया है जो कि भारत है, और भारत राज्यों का क्या है? संघ है। यही तो लिखा, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब कहने का अर्थ है कि पहले हमने अगर देखें तो यहाँ पे इंडिया इंग्लिश शब्द दिया हुआ है, और बाद में भारत भारत लिखा हुआ है। देखिए, एक्चुअली इसका वजह क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जो हमने संविधान शुरुआत में बनाया था वो इंग्लिश में बनाया था, और बाद में फिर हमने क्या किया, क्योंकि भारत एक हिंदूवादी देश है, तो ऐसा सारे देश करते हैं, कोई हमारा देश नहीं करता। अगर हम देखें तो हिंदूवादी देश है, तो हिंदूवादी देश में हम उसके ही टर्मोलॉजी को तवज्जो देंगे। तो शुरू में हमने जो संविधान बनाया था तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया था, बाद में हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया। शुरू में हमारा संविधान किस में लिखा गया? इंग्लिश में लिखा, बाद में हमने हिंदी में कन्वर्ट किया। तो इसलिए हमें भारत एक हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान जैसे दूसरे अगर देखें, मुस्लिम कंट्री देखें, तो वहाँ पर बहुत सारे शरीयत या शरिया नियम चलता है। क्या चलता है? शरिया नियम चलता है। जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें शरिया नियम चलता है, ठीक है ना। हिंदू राष्ट्र नहीं है वो, तो वहाँ के हिंदुत्व की तरह नई चीज़ें चल सकती, या सनातन धर्म की तरह चीज़ें नहीं चल सकती, वहाँ मुस्लिम धर्म की तरह चलेंगे। क्योंकि जो आप अगर देखेंगे मोहम्मद साहब का जो हदीस है, ध्यान दीजिए, मोहम्मद साहब का हदीस है, तो हदीस में क्या लिखा हो कि मोहम्मद साहब के कथन या विचार, उसके आधार पर आगे चल के अगर देखें 4 खलीफा हुए, फिर 4 खलीफों में जो सबसे पहले अबू बकर थे तो वो खलीफा बने, तो उनके अंडर में 4 गुरु इनके धर्म थे, इनके 4 संत हुआ करते थे, 4 धर्म के, है ना,
है ना रक्षक हुआ करते थे, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से नियमावली बनाई, शरिया के नियम बनाए, तो उन्हीं के आधार पे सारे मुस्लिम कंट्री हैं उनमें ये काम सारे चलते हैं। जैसे मुस्लिम लॉ बोर्ड अगर देखें, या मुस्लिम लॉ बोर्ड बना 1937 का, तो उसके आधार पर आज इंडिया में भी शादी विवाह होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, वो पूरी तरीके से लागू नहीं इंडिया में, केवल गोवा छोड़कर। इतनी बात समझ गए? तो इंडिया दैट इज़ भारत, इतनी बात समझ आई? इंडिया दैट इज़ भारत, तो भारत का मतलब हिंदुस्तान, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने भारत को भी जगह दी है, भारत में भारत शब्द दिया है, हिंदुस्तान सनातन धर्म का यहाँ पे हमने इसको दिया है, आर्यवर्त। फिर क्या कह रहा है? इज ए यूनियन, देखिए मैंने इसका बताया था, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। तो राज्य कोई अलग नहीं हो सकते हैं किसी कीमत पर। इसको देखो हमने कुछ तरीके से समझाया, इसलिए इसको हमने 4 गोले टाइप बनाए हैं, या कह सकते हैं 4 हमने देशों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। पहला हमने दिखाया किसको? ब्रिटेन को दिखाया। पहला किसको दिखाया? ब्रिटेन को दिखाया। दूसरा हमने दिखाया किसको? भारत को दिखाया। तीसरा हमने यूएसए को दिखाया, और चौथा हमने दिखाया किसको? ऑस्ट्रेलिया को दिखाते हैं। समझते हैं इसको? देखिए यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है यूनिटरी, मतलब अगर ब्रिटेन में देखें शासन व्यवस्था, क्या देख रहे हैं हम? शासन व्यवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे? शासन व्यवस्था। देखो तो ब्रिटेन में बेटा शासन व्यवस्था कैसी? एकात्मक है, यूनिटरी है। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे राज्य कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप देखेंगे इसमें कहीं राज्य नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सारी की सारी शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। सारी की सारी शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है, और राज्य कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके पास लिखित संविधान वैसे भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ दस्तावेज जरूर रखते होंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता है। लेकिन कहा जाता है दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं, कोई लिखित दस्तावेज नहीं, ऐसे ओरल चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे जो भी न्याय व्यवस्था हो, जो भी देना होता है निर्णय, वो सारे के सारे ओरल होते हैं, लेकिन पीछे के बैक कुछ ना कुछ इनके एक्सपेरिमेंटल होते हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ निर्णय लिए जाते हैं। ये भी आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एकात्मक है, क्योंकि एकात्मक मतलब यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक तरीके से यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना। राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं है। मतलब यहाँ सारे का सर्वे सर्वा जो है ना, वो राजा ही है। देखिए राजा जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। राजा जो होता है वो क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग काम करता है। जो भी नियमावली बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, उस व्यवस्था को जो भी वहाँ की जनता होगी वो क्या करेगी? उसको फॉलो करेगी। तो यहाँ पे आर्बिट्री पावर है। क्या है? एक राजा जो होता है उसके पास आर्बिट्री पावर होता है, मनचाही शक्ति होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक कहावत है इंग्लिश में, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, मतलब सत्ता परम भ्रष्ट करती है। सत्ता भ्रष्ट करती है, परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। सत्ता भ्रष्ट करती है, परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राजतंत्र व्यवस्था है, यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ दी गई है? ब्रिटेन में दी गई है। समझ ना आप? यहाँ पे शासन व्यवस्था है, तो संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ही अपनाई है। समझ मारा कि नहीं? तो संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से अपनाई? ब्रिटेन से अपनाई। तो वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है ना। इतनी बात समझ आई। दूसरा समझते हैं, तो ये किसका है? ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का है। आप इसको याद रखेंगे। और दूसरा अगर समझते हैं तो इसको हम इंडिया का समझते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे ध्यान से देखो, सारे के सारे जो राज्य हैं वो केंद्र तरफ झुकाव है। किसकी तरफ झुकाव है? केंद्र तरफ झुकाव, क्योंकि केंद्र को यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल बनाया गया अपने इंडिया में। राज्यों को पावर दिया गया है, उनको कुछ स्वामित्व, उनके कुछ अलग से उनको कुछ राइट दिए गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सर्वे सर्वा बनाया गया, वो किसको? केंद्र को बनाया गया। सारे के सारे राज्यों को झुकाव किधर है? केंद्र तरफ है। तो सारे के सारे राज्य केंद्र से बंधे हुए हैं। देख लीजिए, कोई भी केंद्र से बाहर नहीं है, केंद्र से बंधे हुए हैं। सारे के सारे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। यही मेरा अखंड भारत है, यही मेरी अखंडता है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या दिया? यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो व्यवस्था है, ध्यान दीजिए बेटा, ये जो व्यवस्था है यूनियन ऑफ स्टेट, या इसे संघ या संघीय कहते हैं। तो ये व्यवस्था हमने, संघीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से अपनाई है? कनाडा से अपनाई है। कहाँ से अपनाई है हमने ये व्यवस्था? कनाडा से अपनाई है। कहाँ से अपनाई है? कनाडा। समझ गए होंगे आप। तो ये आप समझ लेंगे संघीय व्यवस्था क्या है। सारे के सारे राज्य केंद्र से बंधे रहेंगे। फिर दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया किसका? अमेरिका के लिया। किसका लिया? यूएसए के लिया। ये देखिए हमने फिगर बताया है कि यहाँ पे जो राज्य हैं वो पूरी तरीके से केंद्र के नियंत्रण नहीं है। आधे राज्य बाहर दिख रहे हैं, हमने दिखाया, आधे अंदर दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। क्या है? यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। और इस व्यवस्था को कहते हैं संघात्मक। क्या कहते हैं? संघात्मक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक तरीके से मतलब अर्ध तरीके से, है ना, आंशिक रूप से केंद्र से राज्य बंधे हुए हैं और राज्य केंद्र से अलग भी हैं।
ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। तीसरा मगर चौथा अगर देखें तो चौथा क्या है? कन्फेडरेशन और परिसंघात्मक, एक ऐसा देश जहाँ पे राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र है केंद्र से। किससे स्वतंत्र है? पूरी तरीके से केंद्र से स्वतंत्र है। देखिए राज्य क्या है? सारे के सारे क्या है? केंद्र से स्वतंत्र हैं। मतलब ये अगर चाहें तो कोई देश बन सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं अपने आप को देश में। तो इसे बेटा बोलते हैं परिसंघात्मक, मतलब जहाँ राज्य पूर्णतः फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं केंद्र से बिल्कुल फ्री होते हैं, परिध के बाहर दिख रहे हैं। तो परिसंघात्मक ऐसी व्यवस्था क्या कहते हैं? परिसंघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या लिखा, क्योंकि हमने देखा था 1 से 4 अनुच्छेद देखना, तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ इस देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 1 में जो लिखा हुआ है वो सारे के सारे राइट संसद को दिए गए। किसको दिए गए? पार्लियामेंट को दिए गए। क्योंकि आप जानते हैं हमारे संविधान के 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 4। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया चौथा स्तंभ है। ठीक, ये हमारे 4 पिलर हैं। किसके? संसद के। ठीक है ना, 4 पिलर हैं। लेकिन अंग अगर देखें तो अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंग कितने हैं? 3 हैं। संसद के हमारे संविधान के पिलर कितने हैं? 4 पिलर हैं। संसद के अंग कितने हैं? 3 हैं। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये मेरे संसद के क्या है? अंग हैं। संसद, और संसद किससे है? संविधान से। ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है कौन? संसद करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा शामिल। ये राइट किसके पास है? पूरे भारत के अंदर संसद को राइट है कि वो क्या कर सकता है? नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है ना, तो ये राइट, अगर इसका एक जीता जाता उदाहरण देखें तो जो 100वां संविधान हमने किया था 2015 में, मोदी सरकार आई थी 2014 में, और इसके बाद मई में 2014, 16 मई 2014 में अस्तित्व में आई मोदी सरकार। इसके बाद 2015 में अगर देखें तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि 100वां संविधान संशोधन किया, और 100वां संविधान संशोधन तहत हमने क्या काम किया? बांग्लादेश की कुछ ज़मीन को अपने पास मिलाया और अपनी ज़मीन है ना बांग्लादेश को दी। ध्यान समझिए, यहाँ पे ध्यान समझिए, हमने क्या काम किया कि कुछ अपना क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश में जो भारत के लोग रह रहे हैं वो अपने शामिल कर लिया। इस तरीके से अदला बदली की थी। तो ये चौथा संविधान संशोधन था, 100वां संविधान संशोधन था। कितना था? 100वां संविधान। तो संघ में शामिल, संघ में इस केंद्र में शामिल करना, ये किसको राइट है? संसद को राइट है। किस अनुच्छेद में लिखा? अनुच्छेद 2 में लिखा। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा? हमने शासन देखा। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ? नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकते। तो उसका एक हमने बेहतरीन एग्जाम्पल समझा, क्या? 100वां संविधान से। आज समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या लिया? नए राज्य का गठन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। नए राज्य को कोई गठन करना चाहे, जैसे अगर हम देखें नए राज्य को गठन अगर देखें तो हमने अभी तेलंगाना देखा है, क्या नया राज्य गठन किया है? तेलंगाना देखें तो नया राज्य गठन किया है। कब किया? 2 जून 2014 किया। आगे इसको देखेंगे भी। तो नए राज्य का क्या कर सकती? गठन कर सकती। किसको राइट है? संसद को राइट है। फिर क्या कह रहा है? हमने यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल इतिहास के डाल रखे, कुछ ऐसे राज्य रहे जो भारत में शामिल किए गए, संघ में शामिल किए गए। तो उसमें सबसे पहले देखें पांडुचेरी को देखें। अगर इतिहास में देखें तो पांडुचेरी 1954 में, कब? 1954 में हमने पांडुचेरी को भारत में क्या किया? मिला लिया। किस में शामिल कर लिया? संघ में शामिल कर लिया। किस में शामिल कर लिया? संघ में। तो बेटा यहाँ देखिए 1954 में फ्रांस के कब्जे में हुआ करता था। एक फ्रांस यूरोपियन शक्ति है, कौन सी? फ्रांस, जो बहुत बाद में आई थी। सबसे पहले यूरोपियन का आगमन हुआ, उसमें सबसे अंतिम जो शक्ति आई थी कौन सी आई थी? फ्रांसीसी आए थे। तो फ्रांस के कब्जे में, उससे मैंने भारत में विलय किया, इसको मिला लिया, शामिल कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखें गोवा। देखिए यहाँ पे पुर्तगाल के कब्जे में रहा गोवा। देखिए पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाएंगे। सबसे पहले आए 1498 में, बाद में कब जाएंगे? 1961 में। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनकी अभी भी कॉलोनियाँ बहुत सारी होंगी, लोग अभी भी रह रहे होंगे। ठीक है ना, अभी भी रह रहे होंगे पुराने समय से, तो लगातार रहे। तो गोवा हमने क्या काम किया? 1961 में किस में शामिल किया? संघ में शामिल किया। किस में शामिल किया? 1961 में संघ में शामिल किया। पुर्तगाली ध्यान रख रहे, पुर्तगाली पहले आए बाद में गए। इसके बाद सिक्किम देखते हैं। सिक्किम हमने 1975 में भारत के संघ में शामिल किया। किस में किया? संघ में। किसने किया? संसद ने किया। किसने किया? संसद। ये बेटा पहले किसके राइट में था? किसके अधिकार क्षेत्र में? यहाँ पे सिक्किम में देखें तो एक चौग्याल वंश चला करता था, उसके कंट्रोलिंग में था मेरा सिक्किम। बाद में इसको किस में हमने जोड़ लिया? शामिल कर लिया, संघ में शामिल कर लिया। इसके बाद अनुच्छेद 3 देखते हैं। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 3। किसको देखेंगे? अनुच्छेद 3 को देखेंगे। तो अनुच्छेद 3 जो है ना मेरा, अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ?
एक या अधिक राज्यों से कुछ निकालकर नए राज्य का निर्माण, ध्यान दीजिए, एक या अधिक राज्यों से कुछ निकालकर नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। अगर इसको समझो, अगर जैसे अभी वर्तमान काल में देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों की मांग चल रही है अलग अलग। बुंदेलखंड अगर चल रहा, अलग चल रहा है, मांग चल रही। पूर्वी, है ना, अलग चल रहा है कि हमारा राज्य अलग होना चाहिए, है ना। पूर्वी जो हमारे जो पड़ जाते हैं बलिया, गोरखपुर वगैरह, है ना, तो इस तरीके से जो राज्य हैं वो भी अपना मांग कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ काफ़ी दूर पड़ जाता, तो वो चाहते हैं कि राज्य मेरा अलग हो जाए, तो राजधानी नज़दीक हो जाएगी, तो उससे हमारा जो है ना, जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे, जो भी न्यायपालिका काम संबंधित कार्य होंगे, तो उससे जो है उन लोगों को खर्चा बचेगा। तो इस तरीके से मांग चल रही है। तो अगर संसद चाहे तो बुंदेलखंड का कुछ इलाका कट कर ले और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका कट कर ले और उसको एक नया राज्य बना दे। क्या कह रहा है? एक या अधिक राज्यों से कुछ निकाल कर, तो 2 राज्यों से निकाल ले, 3 राज्यों से निकाल ले, तो उसको एक नया राज्य क्या कर सकती? बना सकती, निर्माण कर सकती। किसको राइट है? संसद को राइट है। किसको राइट है? तो संसद। नए राज्य, नए निकाल कर, कुछ निकाल कर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकती? संसद कर सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा? लेकिन राष्ट्रपति की, किसकी? राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक। लेकिन राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है यहाँ पे। अगर नया राज्य में बनाना है, निर्माण करना उसका, तो नए राज्य के निर्माण के लिए हमें राष्ट्रपति की सहमति अति आवश्यक है। फिर क्या कह रहा? तथा राज्यों की मत मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। देखिए यहाँ पे राज्यों का भी मत सुना जाएगा, राष्ट्रपति की सलाह ली जाएगी, सहमत ली जाएगी, लेकिन संसद इस पे बाध्य नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है ये कि संसद आपकी सुनेगा तो राष्ट्रपति जी की, राज्यों की बात सुनेगा, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करेगा पूरी तरीके से, वो अपने हिसाब से करेगा काम। कौन करेगा? संसद करेगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 3 में ये बात आपको समझ में आएगी। फिर हमने एक चीज़ डाल रखी है आगे चल के, क्या डाल रखी है यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या डाल रखा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। हमारे पॉलिटी में भाग फर्स्ट में अगर देखेंगे तो अनुच्छेद जो मेरा 3 है उसमें क्या कहा गया? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो देखिए यहाँ पे राज्यों को विनाश किया जा सकता, हमने अभी देखा। अभी हमने क्या करा? तेलंगाना बन गया। अभी हम देखें तो कोई नया राज्य बना सकते हैं, 2 राज्यों को, है ना, तोड़ के, 3 राज्यों को तोड़कर कोई ऐसा क्षेत्र हो, ठीक है ना, तो उसको हम एक नया राज्य का दर्जा दे सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। कौन बना सकता? संसद बना सकता है। तो राज्य को तो विघटन किया जा सकता है, लेकिन केंद्र को नहीं तोड़ा जा सकता। हमारे संविधान में ही बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो ऐसी व्यवस्था बेटा कहाँ है? भारत में ऐसी व्यवस्था है। कहाँ है? राज्यों को तो विनाश किया जा सकता है, लेकिन केंद्र का विनाश, संघ का विनाश नहीं किया जा सकता, याद रखें। फिर मैंने दूसरी भाषा उसमें डाल रखी है तुरंत, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये बात कहाँ है अप्लाई होती है? अमेरिका में अप्लाई होती है। मतलब अमेरिका के राज्य विनाश नहीं हो सकते, अमेरिका के राज्य को विनाश नहीं किया जा सकता, ना उसके केंद्र को विनाश। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किसके लिए कहा गया? अमेरिका के लिए कहा गया। तो ये मैंने ऐसा क्यों रखा? क्योंकि अक्सर एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन एग्जाम जो सेट किया जाता है वो इसी तरीके से सेट किया जाता है कि पैरेलल में अमेरिका का लेंगे या फिर हम ब्रिटेन का लेंगे, तो इस तरीके से, है ना, ऑस्ट्रेलिया का लेंगे, इस तरीके से उदाहरण उठाए जाते हैं और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? हम पाकिस्तान का नहीं एग्जाम पे ना ले सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही। फिर क्या कह रहा? एक और बात समझते हैं इसको, एक और इसमें पॉइंट समझते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे कितने राज्य हुआ कर सकते हैं? मतलब हम अपने इतिहास में देखें तो स्टार्टिंग में अगर देखें तो यहाँ 14 राज्य हुआ करते थे और उसमें 6 संघ राज्य क्षेत्र, 6 संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूटी, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में 6 संघ राज्य क्षेत्र हैं। कितने थे उस समय? उस समय स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ। और वर्तमान काल में देखें तो इसमें अभी देखें तो 28 राज्य हैं नॉर्मल और 8 यहाँ पे क्या है? संघ राज्य क्षेत्र हैं। कुछ लोग कन्फ्यूजन होगा, यहाँ 8 ही हैं, 9 नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो जनवरी महीने 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक ही में कर दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? और उधर जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। कितने हैं? 8 है। फिर मैंने यहाँ पे राज्यों को कुछ दिखाया है कि राज्यों को कैसे यहाँ पे, है ना, नंबरिंग तरीके से राज्यों को यहाँ पे अलग किया गया है। देखिए यहाँ पे तो पुर्तगाल से हमने जो, है ना, गोवा को बनाया था, पुर्तगाल से हमने गोवा को बनाया था, वो चौथा राज्य है, 25वां राज्य है।
चौथा राज्य 25वां। 1961 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गोवा को अलग किया गया किससे, गोवा को विलय किया गया पुर्तगाल से। तो कब, चौथा राज्य 25वां। अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ जो है ना राज्य, वो मध्य प्रदेश से कट के बनाया गया। कब, 1 नवंबर कब, 2000 को, सन 2000 को 1 नवंबर को ये राज्य हमारा है ना बनाया गया, गठित किया गया। चौथा राज्य 26वां राज्य है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड को कहाँ से, उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर, कितने नवंबर, 9 नवंबर 2000 को ही, ये इस 2000 में ही काम हो रहे हैं सारे, है ना, गठन हो रहा। तो उत्तराखंड को 27वां राज्य का गठन का दर्जा, है ना, 27वां राज्य का दर्जा दिया गया। इसका भी गठन किया गया, किससे हटा के, उत्तर प्रदेश हटा के। कब, 9 नवंबर 2000 को किया गया। फिर इसके बाद झारखंड देखें, बिहार से, तो बिहार से झारखंड ये 15 नवंबर 2000 को किया गया, ठीक है ना। तो झारखंड नया राज्य 28वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य, फिर इसके बाद तेलंगाना देखें तो 29वां राज्य रहा है। अगर पीछे अगर जाएँ तो अब तो 28 राज्य हैं, लेकिन अगर पीछे जाएँ तो, है ना, 2019 के पीछे जाएँ तो यहाँ पर क्या 29वां राज्य बना था। कौन सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से कट के 2 जून 2014 को। इतनी बात समझ आई। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 हमने समझ लिया। अनुच्छेद 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 4 की तरफ। ध्यान समझिए, लिखा हुआ है क्या, संसद साधारण बहुमत कोई बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। संसद साधारण बहुमत से, कैसे, संसद साधारण बहुमत से कोई बाहरी क्षेत्र को, क्या कह रहा है, संसद साधारण बहुमत से कोई बाहरी क्षेत्र को भारत में अधिग्रहण कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। तो बाहरी साधारण बुद्धि को कोई, अगर हम कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई क्षेत्र अगर हम ले रहे हैं अपने पास, शामिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे साधारण बहुमत का यूज होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 368 अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 368 अप्लाई करने का मतलब है कि अगर अपना क्षेत्र हम किसी को दे रहे हैं, अपना भूभाग अगर हम दे रहे हैं किसको, किसी दूसरे देश के लिए, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। बहुमत बेटा, संसद में 2/3 जो सदस्य होंगे, 2/3 बहुमत इम्पॉर्टेंट है। और आधे राज्यों का बहुमत लेना भी जरूरी है, आधे राज्यों का यहाँ पे मत लेना भी जरूरी है। तो इस तरीके से वहाँ हम 368 का अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हम साधारण बहुमत से कोई क्षेत्र हमें दे रहा है, कोई राज्य, कोई देश है, वो हमें दे रहा है क्या, अपना एरिया, तो वहाँ पे साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो साधारण बहुमत से बहुत सारे बिल पारित होते रहते हैं आए दिन, आप देखेंगे। और अगर कोई विशेष होता है तो विशेष जब ही होगा जब हम अपना एक क्षेत्र देंगे तो वहाँ पे विशेष होगा, या कोई ऐसा विशेष संशोधन कर रहे हैं, जैसे अगर हम देखें तो वहाँ पर भी ये ऐसा किया जाएगा, बहुमत लिया जाएगा। तो ये राइट आप समझ गए होंगे, अधिग्रहण कर सकती है, कौन कर सकती है, संसद। किंतु भारतीय अन्य देश को सौंपने के लिए, किंतु भारतीय क्षेत्र अन्य देश को सौंपने के लिए, है ना, उसको सौंपने के लिए हमने भी बताया 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। क्लियर। और इसके बाद क्या कह रहा है, अगर इसका हम अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, इसका फर्स्ट टाइम अगर देखें तो 1960 में बेरूवारी जो क्षेत्र हुआ करता था वो हमने पाकिस्तान को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था, पाकिस्तान को सौंपा था। 1960 में बेरूवारी क्षेत्र पाकिस्तान सौंपा था। नए राज्यों संबंधित आयोग, फिर आगे एक चर्चा आई, जब हमने ऐसा कर दिया तो आगे एक चर्चा, उसके पहले कुछ चर्चा भी रही। पहला क्षेत्र ने कहा बेरूवारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हमें समझना होगा, नए राज्यों संबंधित आयोग। देखिए नए राज्यों संबंधित आयोग गठित किए जाएंगे। एक होड़ चल रही थी बहुत ही भारत में, बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद, एक समस्या चल रही थी भारत में कि राज्यों को भाषाई आधार पर गठन किया जाए या प्रशासनिक आधार पर गठित किया जाए। तो एक बड़ा डिबेट का मामला रहा है, उस समय बहुत ही लंबे समय से चल रहा था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ आयोग गठित किए गए और उन आयोगों से सर्वे कराया गया कि, और फिर वो अपनी डिमांड रखें या अपनी, है ना, निर्णय दे। तो उन्होंने ये निर्णय दिया। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही पहला ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला आयोग कौन सा गठित किया गया। तो सबसे पहला आयोग था कौन सा, यस्केधर आयोग था। कौन सा आयोग था, ये यस्केधर आयोग था 1948 में, है ना। इसने अपना व्यूज़ दिया कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ना कि भाषाई आधार पर। किस आधार पे, प्रशासनिक आधार पे। तो ये फिर निगलेक्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट निगलेक्ट कर देगा। फिर एक आयोग और बना दूसरा, जेबीपी, मतलब जेबी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और इसके बाद पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है ना। तो 3 लोग यहाँ पे समिति बनी थी 1948 में, और भाषाई आधार को क्या
फिर इन्होंने अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि मांग चल रही थी भाषाई आधार पर होना चाहिए, उसको भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग 1953 में आया, भाषाई आधार पर इसको स्वीकार कर लिया गया कि राज्यों को भाषाई आधार पर गठन किया जाए। तो इस तरीके से फजल अली आयोग पूर्णतया लागू हुआ, और आप जानते हैं प्रथम भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बनाया गया वो बनाया गया किसे, आंध्र प्रदेश को बनाया गया। किसको बनाया गया, आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश को के लिए यहाँ पे एक और चल रहे थे व्यक्ति, पोट्टी श्री रामुज ने, ठीक है ना, एक 56 दिनों तक क्या किया, यहाँ पे अनशन किया भाषाई आधार की डिमांड के लिए, तभी ये ऐसा किया गया, फजल अली आयोग को, है ना, यहाँ पे स्वीकृति दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने देखा क्या कि कैसे राज्यों का गठन किया जाएगा, कैसे राज्य नए बनाए जाएंगे, कैसे तोड़े जाएंगे। तो ये सारे के सारे राइट यहाँ पे देखें तो अगर अनुच्छेद अगर 1 से 4 तक देखें तो उसमें एक ही चीज़ दिखाई दे रही, संसद को ही पावर दिए गए सारे के सारे। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है ना। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।